नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने अर्थक्वेक को कैसे मेजर किया जाता है उस बारे में हमने बात की थी, जिसमें मैंने बताया था कि इंटेंसिटी एक होता है, इंटेंसिटी स्केल, और दूसरा मैग्नीट्यूड स्केल। और इंटेंसिटी स्केल में ज़्यादातर जो है वो हम लोग डैमेज पैटर्न को देखते हैं, और उसको जो दर्शाया जाता है मैप पे वो रोमन लेटर्स में होता है 1 से लेके 12 तक का। और इसको मॉडिफाइड मर्काली स्केल भी कहा जाता है, एमएमएस कहा जाता है। और दूसरा जो है मैग्नीट्यूड है, जिसमें जो साइस्मिक एनर्जी रिलीज होती है उसको नापा जाता है करके। और ज़्यादातर जो है वो देखा गया है कि पी एंड एस वेव को लिया गया है। लेकिन अगर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ये साइस्मिक वेव्स हैं उसको ठीक से अगर मेजर नहीं कर पाता, उसकी क्षमता जितनी है उतनी ही कर पाता है, तो दूसरे मैग्नीट्यूड स्केल्स भी इवॉल्व हुए हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जहाँ पे भी आपका सैचुरेशन है, लिमिटेशंस हैं, तो कुछ जो सेस्मोलॉजिस्ट हैं उन्होंने सरफेस वेव को भी लेके मैग्नीट्यूड का स्केल डिराइव किया है। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये जो मैग्नीट्यूड का स्केल है ये न्यूमेरिकल उसमें रहता है, 1 से लेके 10 तक के बीच में है। अभी तक का जैसे मैंने बताया था कि सबसे बड़ा भूकंप इस धरती पे अगर नापा गया है इंस्ट्रूमेंट के उससे, तो वो है आपका 9.5 का है, 9.5 का है। ये 1960 का चिली का अर्थक्वेक था, जो भी काफ़ी घातक था करके। अब अगर थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में हम लोग जाते हैं, क्या देखते हैं कि भाई कब से ये सिस्मोग्राफ है इसको इवॉल्व किया गया। तो फर्स्ट सिस्मोग्राफ तो जो था वो चाइनीज़ सिस्मोग्राफ था, जो कि करीब करीब नहीं तो 2000 वर्षों पहले इसका निर्यात किया गया था, इसका आविष्कार हुआ था। और ये एक मैथमेटिशियन थे चाइना के, उन्होंने इसको बनाया था। अब इसमें ये तस्वीर दिखाई गई है कि ये एक आपका जो है ये एक वास है जो कि, और इसमें यहाँ पे ड्रैगन्स लगे हुए हैं, और नीचे जो हैं वो आपके जो है ये कह सकते हैं कि फ्रॉग्स का है ये करके, मेंढक हैं जो खुले मुंह से बैठे हुए हैं करके। इनका मुंह भी खुला है और इनका मुंह भी खुला है। और इसमें एक जो है वो बॉल जो रोल करता है, जब भी शेकिंग होती है बॉल रोल करके वो ये टॉड के मुंह में या तो जो मेंढक है उसके मुंह में आता है। टोटल 8 ड्रैगन्स है, 8 ड्रैगन्स माउंट किए गए हैं वास के ऊपर। तो ये वास के ऊपर टोटल जो हैं ये 8 ड्रैगन हैं विद ब्रॉन्ज बॉल इन देयर माउथ। तो इसमें ब्रॉन्ज का बॉल इसके मुंह के अंदर हैं, जो कि वो साइस्मिक शेकिंग जब होती है तब गिरते हैं करके। वेरएज देयर वेर इवन मतलब अगर छोटा सा भी ट्रिमर आता है तो ये मैकेनिज्म जो है वो सक्रिय हो जाता है करके। सो whenever there was even slight earth tremor, a mechanism inside the seismograph would open the mouth of one dragon. The bronze ball would fall into the open mouth of one of the toads. तो ये जो है ये 8 आपके ड्रैगन्स हैं और 8 आपके फ्रॉग्स हैं या टॉड्स हैं आपके। तो जब भी भूकंप आएगा तो ये शेकिंग की वजह से, साइस्मिक शेकिंग की वजह से इनका जो है ये ड्रैगन का मुंह खुलेगा, और उसमें से ब्राउन्स बॉल है वो आपका टॉड के मुंह में जाके गिरेगा, मेकिंग इनफ नॉइस टू अलर्ट समवन दैट द अर्थक्वेक हैड जस्ट हैपेंड। तो ये एक आवाज़ पैदा करेगा जिसकी वजह से आप इसको समझ सकते हैं। ये भी देखा गया था कि इसमें जो डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन से अर्थक्वेक की वेव्स आई हैं, साइस्मिक वेव्स आई हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले पा रहे थे। ये बेस्ड ऑन कि इट वाज इवन पॉसिबल टू टेल दैट फ्रॉम विच डायरेक्शन द अर्थक्वेक केम बाय सीइंग विच ड्रैगन्स माउथ वाज एम्प्टी। मतलब जिस जो भी मेंढक थे उनके मुंह में अगर बॉल नहीं गिरा है तो वो अंदाज़ा लगा सकते थे कि भाई अर्थक्वेक किस तरफ से आया है और कहाँ पे किस डायरेक्शन से आया है करके। तो ये 2000 वर्षों पहले की बात है जहाँ पे ये इसका आविष्कार किया था। अब क्रोनोलॉजी अगर इंटेंसिटी देखें, इंटेंसिटी जैसे मैंने कहा कि हम लोग ज़्यादातर इसको देखते हैं कि डैमेज पैटर्न क्या हुआ है और मैग्नीट्यूड स्केल क्या है, इसका थोड़ा बहुत देख लेते हैं करके। तो ये 1931 में earthquake intensity were often reported
यूजिंग रूसीफोरेल। यूरिसीफोरेल स्केल एक था पहले, जो 1931 के पहले की बात है। लेकिन बाद में जब 19वीं सेंचुरी में इसको बहुत ही वाइड स्केल पे यूज़ किया गया। ये रूसीफोरेल जो स्केल है उसको बहुत ही वाइड स्केल पे इस्तेमाल किया गया, और ये ज़्यादातर देखा गया है कि इसको दो स्विस और इटालियन, एक इटालियन साइंटिस्ट थे, दूसरे स्विस के थे, इनके नाम के बेसिस पे इसको बनाया गया, मतलब बताया गया था कि ये दोनों ने इसको बनाया था करके। सो दिस स्केल वाज डेवलप्ड बाय दिस टू साइंटिस्ट। नाउ ये स्केल का नाम जो मैंने कहा, जैसे कि इसको कहा गया रूसी फुरल, ये इन्हीं के नाम के ऊपर रखा गया था करके। और ये जो था ये 1 से 10, मतलब आप कह लो कि 1 से आपका 10 तक की उसमें डिग्री में इंटेंसिटी इसको नापी गई थी करके। तो दिस वाज द फर्स्ट स्केल टू बी वाइडली यूज इंटरनेशनली, इसको इंटरनेशनली यूज़ किया गया था। लेकिन एक सवाल हम यहीं पे कर देते हैं कि कंस्ट्रक्शन पैटर्न जो होता है वो हर देश का, हर कॉन्टिनेंट का अलग अलग है। तो ये भी बाद में देखा गया, पहले तो इसको सभी ने अपनाया और सभी ने अपने देश में और अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें इसको लागू किया गया कि भाई इस तरह का अगर डैमेज होगा तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। हम उस पर आते हैं कि किस तरह से इसका स्केल बना था करके। लेकिन कंस्ट्रक्शन पैटर्न जो है वो सभी इलाकों का सेम नहीं होगा, एक सा नहीं होगा। तो क्या हम लोग उसको उसकी इंटेंसिटी जो नाप रहे हैं और जो कैटेगराइज किया है कि भाई एक इंटेंसिटी में ये होना चाहिए और ये हो सकता है, तो वो दूसरे इलाकों में भी सही होगा कि नहीं होगा। तो ये एक बड़ा सवाल था उस समय भी। तो रूसीफोरेल स्केल जो था वो 1873 में इसको अगेन, जैसे मैंने कहा कि रोमन लेटर्स में दिया गया। जैसे एक इंटेंसिटी अगर है जिसको हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं तो वो मतलब और उसके बारे में बता सकते हैं, तो ये कहते हैं कि भाई द शॉक फेल्ड बाय एन एक्सपीरियंस्ड ऑब्जर्वर। तो ये जो है ये सभी लोगों को इसका आभास नहीं होगा, क्योंकि इंटेंसिटी बहुत कम है, एक इंटेंसिटी है, और ये कुछ ही सेस्मोग्राफ हैं वही रिकॉर्ड कर पाएंगे अगर सेम मॉडल के हैं। तो ये सब चीज़ें भी निकल के आई। और फिर उसके बाद 2 था एक्सट्रीमली फेलेबल शॉक recorded by different kinds of seismograph felt by a small number of people at rest। फिर आया वेरी फेलेबल, आपका जो है 3 इंटेंसिटी है इसकी, काफ़ी लोगों को इसका ये ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं और स्ट्रॉन्ग इनफ टू जज कि डायरेक्शन क्या था और ड्यूरेशन क्या था, कितने समय तक वो रहा, जो साइस्मिक शेकिंग रहा कितने समय तक रहा। इसी तरह से 4 है, फिर 5 है, ठीक है। तो उसको 4-5 को कहा कि इसको मॉडरेट इंटेंसिटी है, फेल्ड बाय सभी को एक्सपीरियंस हुआ उसका। और फर्नीचर घर में जो है वो रहा। अब यहाँ पे क्या है देखिए आप करके ध्यान से, रिंगिंग ऑफ सम बेल्स। ये रिंगिंग ऑफ सम बेल्स क्या है करके, ये बेसिकली जो है उन देशों के लिए है जहाँ पे चर्च हैं। तो ये हमने बात की थी कि जो शॉर्टर बिल्डिंग्स हैं वो भी स्वे करती है, टॉलर बिल्डिंग्स हैं वो भी स्वे करती है। तो जो गिरजाघर हैं, आपके चर्च हैं, उसमें जो घंटा लगाया जाता है, जो बेल है, वो काफ़ी हाइट पे होती है। तो वो अगेन इस पे मैटर करता है, तो वो एरिया को ये स्वे करेगा और वहाँ पे होगा। हमारे यहाँ पे जो भी इस तरह की जो बेल्स हैं वो ज़्यादातर मंदिर में लगाई जाती है। तो मंदिर तो काफ़ी और नीचे लगाई जाती है, जहाँ पे आप जैसे ही मंदिर में दर्शन करने जाएं तो उसको बजा के जाएं, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो हम लोग क्या इसको लें कि रिंगिंग ऑफ बेल्स कौन सा, भाई मंदिर का लें या गिरजाघर का लें करके। तो उन देशों में जहाँ पे क्रिश्चियनिटी है और ये है, वहाँ पे ये काफ़ी सटीक देखा गया। लेकिन हाँ, ये है कि फेल्ड बाय एवरीवन, फर्नीचर और ये सब तो होगा, जो आपके घर में होगा तो वो तो बनेगा। फिर आता है आपका 6 फेयरली स्ट्रॉन्ग शॉक, जनरल अवेकिंग ऑफ दोस अस्लीप, जो सो रहे थे लोग वो भी उठ गए इसमें, क्योंकि इतना तगड़ा झटका था। अगेन ये बात हो रहा है रिंगिंग ऑफ बेल, ओसिलेशन ऑफ
कैलेंडर ईयर। सो ये जो है क्रिश्चियनिटी वाले जो भी देश हैं वहाँ पे है स्टॉप ऑफ क्लॉक टावर्स हैं, या तो घर में भी आपकी जो घड़ी है वो भी हिलने के कारण, जो आपकी पुराने जो घड़ियाँ थी वो पेंडुलम पे चलती थी, ज़रा सा भी आपका इधर उधर हो गया तो वो बंद हो जाएंगी चलना करके। कुछ पेड़ों को भी नुकसान हुआ है, और फिर आपका ये जो है तो इस तरह का है, मतलब ये। और अब आते हैं 7 पे, स्ट्रॉन्ग शॉक। अब ये स्ट्रॉन्ग शॉक में क्या है, ओवरथ्रोन ऑफ मूवेबल ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स जो मूव कर सकते थे, खिसक सकते थे, वो टॉपल हो गए पूरा करके। फॉल ऑफ प्लास्टर, रिंगिंग ऑफ चर्च बेल्स, यहाँ पे तो क्लियरली लिखा है कि चर्च बेल्स हैं, और ये भी बेल्स जो बात कर रहे हैं हम उन्हीं की है करके, बट विदाउट डैमेज ऑफ टू एनी बिल्डिंग। और उसके बाद आता है आपका 8, इंटेंसिटी वेरी स्ट्रॉन्ग, फॉल ऑफ चिमनीज। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर जो चिमनीज़ की बात होती है, जब तो ये हमारे यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, कोई ठंडे प्रदेशों में ये मिलेगा आपको करके कि भाई ऊपर घर के ऊपर जो चिमनी लगी है वो आपकी गिरेगी। लेकिन ये चीज़ें जो हैं हमने देखी थी कि 2015 का जो भूकंप आया था नेपाल में, जो हिमालय में आया था 2015 में, तो 2015 के भूकंप में जहाँ पे इस तरह की इंटेंसिटी 8 के आसपास पहुँची थी, वहाँ पे जो हम लोग जो ब्रिक्स बनाते हैं करके, ईंटा बनाते हैं, तो ईंटों के जो भट्टे थे वहाँ पे जो चिमनी बनी थी वो सारी गिर गई थी चिमनियाँ। तो वो चीज़ एक हमने पाई, और उसके बेसिस पे हमने इंटेंसिटी भी बनाई थी उसकी, और उसकी उस एरिया में पूरा मैपिंग किया था इस तरह से। अब आते हैं आपका 9 पे, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग शॉक, पार्शियल टू टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ सम बिल्डिंग्स, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आया आपका 10। अब ये 10 पे जो है, शॉक ऑफ एक्सट्रीम इंटेंसिटी, ग्रेट डिजास्टर, रूइंस, मतलब आपके सारे मकान जो हैं वो गिरे, आपके डिस्टर्ब्स ऑफ स्ट्रेटा, ये स्ट्रेटा का मतलब जो है ज़मीन की सतह टूटी थी इसकी वजह से। तो ज़मीन में जितनी भी अब लेयर्स हैं वो भी क्रैक हुई, फिशर्स डेवलप हुए ग्राउंड में, कि मतलब आपकी दरारें पड़ी, और उसके बाद जो है रॉक फॉल फ्रॉम द माउंटेन्स, जहाँ पे लूज रॉक्स हैं या तो रॉक ब्लॉक्स हैं, जहाँ पे जॉइंटेड रॉक ब्लॉक्स हैं, वहाँ पे ये गिरेंगे करके। तो ये चीज़ें जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसी के बेसिस पे आप इसका एक शॉर्ट ऑफ एन आइसोसाइस्मल मैप्स बनाएंगे, और उसके बेसिस हम लोग कहेंगे कि भाई वहाँ पे उस जगह पे इंटेंसिटी क्या थी। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये रूसी फुरेल स्केल है, जिसमें रोमन लेटर से ही ज़्यादातर उसको दर्शाया गया है, और जो इसका डिस्क्रिप्शन है क्या होना चाहिए, ये अमूमन जो है जो सर्वेयर्स होते हैं तो वो उसको साथ में रखते हैं और देखते हैं कि भाई क्या क्या किस तरह का पैटर्न क्या है डैमेज का, तो उसके बेसिस पे इसका इंटेंसिटी को मार्क किया जाता है करके। नेक्स्ट फेज जो आया वो आया, द स्केल वाज इम्प्रूव्ड बाय मरकाली। सो मरकाली ने, तो पहले रूसीफुरल था, फिर मरकाली ने इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव किया, बट उसका 10 फोल्ड में रहा, 10 डिग्रीज में रहा, मतलब 1 से लेके 10 तक का ही वो जो था वो स्केल आपका रहा करके। तो ये स्केल उतना ही रहा, लेकिन उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया। हाउएवर इवन दिस 10 degrees were insufficient for expressing the whole range of effect। तो ये इतना कारगर नहीं था करके ये पाया गया कि जिस तरह का जो पैटर्न, डैमेज का पैटर्न देखा गया, वो हम उसमें शामिल नहीं कर पा रहे थे एक तरह से करके, तो इसलिए इसको फिर से इम्प्रूव किया गया करके। सो तो एक्सटेंशन ऑफ द स्केल टू 12 डिग्री, इसके वजह से इसको थोड़ा सा और बढ़ाया, क्योंकि जो डैमेज पैटर्न 10 इंटेंसिटी पे हो रहा था वो लग रहा था कि यार ये नहीं है, इससे ज़्यादा डैमेज हुआ है यहाँ पे, तो उसको जो है 2 और डिग्रीज इसमें ऐड की गई, मतलब 11 और 12 किया गया। ये प्रपोज किया है, ये किया था कनकानी ने इसको प्रपोज किया करके। सो देन इट वाज, सो मरकाली जो स्केल था वो 1 से 10 तक का था, फिर भी ये कहा गया कि इट वाज इनसफिशिएंट है, क्योंकि रेंज जो था उसको हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे ठीक से। तो फिर एक फर्दर मॉडिफाइड स्केल आया जिसको कनकानी ने कहा, और उसको कहा गया MM स्केल के, मॉडिफाइड मरकाली स्केल इसको बताया गया करके। तो ये बेसिकली हम लोग जो देख रहे हैं कि वो इंटेंसिटी को देख रहे हैं बेस्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द अफेक्टेड एरिया, बेसिकली डैमेज को हम लोग देखते हैं जबकि इंटेंसिटी देखते हैं।
अब नेक्स्ट चलते हैं मॉडिफाइड मरकाली स्केल क्या है। तो इसको मैक्सिमम जो था वो रेंज बनाई गई 1 से 2 के बीच का। इसी तरह से आपका जो है ये बनाया आपका कि आपका 9 से 10 मेजर डैमेज जो कि पहले भी था 9 से 10 में, लेकिन फिर 11 से 12 टोटल और नियरली टोटल डैमेज, ये कैटेगरी ऐड की गई कि भाई आपका पूरा ही एरिया जो है वो ध्वस्त हो गया करके। तो ये हमने देखा 2001 के भूकंप में देखा, 2004 के भूकंप में देखा और 2015 के भूकंप में देखा। ये वही भूकंप की बात जो मैं कर रहा हूँ जो हम लोग सर्वे कर पाए थे, आईआईटी कानपुर जो सर्वे किया। हालांकि दूसरी टीम आईआईटी कानपुर से गई थी, उन्होंने 2005 का भी भूकंप का भी सर्वे किया था, डैमेज पैटर्न। कुछ पार्ट जो इंडिया में डैमेज था, पाकिस्तान तो नहीं जा पाए वो लोग, तो वहाँ पे किया था। तो मतलब मतलब ये कहें कि हम लोग 21वीं सदी में हमने इस तरह के अलग अलग जगह पे, और ये 3 जो जगह मैंने बताई जो साइस्मिकली एक्टिव एरियाज़ हैं, एक तो हिमालय हो गया, कच्छ हो गया और आपका अंडमान निकोबार हो गया, ये तीनों में हमने भूकंप देखे हैं और डैमेजिंग अर्थक्वेक थे। जिस तरह से हम लोग बात कर लें 2001 का जो था वो भुज का था, तो ये कच्छ वाला एरिया आ गया आपका। अब आते हैं 2005 का, ये आपका था मुजफ्फराबाद अर्थक्वेक था, ये हिमालय में था। फिर 2000, इससे पहले हम लोग लें तो ये 2004 का है आपके पास, 2004 का ये अंडमान एंड निकोबार में था। फिर 2005 का और 2015 का, ये दोनों जो थे ये हिमालय में थे। तो जो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई ये 3 जो एरियाज़ हैं हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ये 3 एरियाज़ बड़े ख़तरनाक हैं भूकंप के, मतलब अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स हैं ये वाले। तो ये तीनों एरिया में 21st सेंचुरी में हमने ये भूकंप देखे और एक्सपीरियंस किया गया और काफ़ी डैमेजिंग अर्थक्वेक्स थे करके। फिर मॉडिफाइड मरकाली स्केल काफ़ी डिटेल में भी दी गई है यहाँ पे, जो कि जिसके बारे में आप जब नोट्स मिलेंगे इसको देख सकते हैं कि किस तरह की बातें की हैं और क्या क्या चीज़ें हमको ऑब्ज़र्व करना चाहिए इसमें जब ये अर्थक्वेक्स से रिलेटेड डैमेज होता है। ज़्यादातर ये डैमेज से ही बात की गई है करके। तो ये अब यहाँ पे जो है देखिए, आप अगर ये 12 वाला इंटेंसिटी स्केल देखेंगे तो यहाँ पे ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड इनटू द एयर। अब ये साइस्मिक शेकिंग की वजह से होता है करके। तो जो ऑब्जेक्ट, मूवेबल ऑब्जेक्ट्स थे, वो इतने ज़्यादा उसका ग्राउंड एक्सेलरेशन था कि वो हवा में उड़े और गिरे हैं करके। तो इसके एग्जांपल्स भी हम लोग देखते हैं आगे करके। आते हैं थोड़ा सा बात करते हैं कि 1905 में कांगड़ा का भूकंप था, ये हिमालय का है आपका, हिमालय में है। कांगड़ा वैली काफ़ी फेमस रीजन है, एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। तो ये एरिया में 1905 में भूकंप आया था और उस समय जो पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से यहाँ पे 19,000 से लेके 20,000 लोग मारे गए थे। तो ये 19,000 से 20,000 लोग यहाँ इसमें इस भूकंप में मरे थे करके। तो और इसका जो क्या है मेसोसाइस्मल क्या था वो हम लोग देखते हैं 1905 का। और जो एपिसेंट्रल एरिया था ये उसकी स्थिति थी, ये मंदिर का एक तस्वीर है, ये टोटल डैमेज था, टोटल डैमेज। कुछ एरियाज़ में डैमेज जो हुआ था उसको रिस्टोर भी किया गया, वो भी हम आपको एक तस्वीर है शायद हमारे पास, तो उसको दिखाएंगे करके। तो ये इंटेंसिटी मैप था। तो आप देख सकते हैं कि 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है और वो कहाँ तक आपको महसूस हुआ है। ये है बिल्कुल चिटागोंग, कलकत्ता, कोलाबा, गुजरात में भी हुआ है, पाकिस्तान साइड में भी गया है करके। और इस एरिया में सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी थी आपकी, और यहाँ पे करीब करीब 7 की इंटेंसिटी है यहाँ पे। ये एक तस्वीर है कांगड़ा में चर्च की, जो कि टूटा था और इसको जो है ये रिस्टोर किया गया है बाद में। तो ये आपकी उसकी तस्वीर है वो चर्च की।
अब आइसोसेइस्मल मैप जैसे हम लोग देखते हैं, मैंने जैसे बताया कि ये एक सिमिलर टाइप है। कंटूर जो हम लोग बनते हैं, कंटूर जो हैं वो सेम एलिवेशन को जॉइन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है डैमेज पैटर्न को नापा जाता है और देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, और उसके बेसिस पे वो देखते हैं कि अच्छा इस तरह का डैमेज यहाँ पे हुआ तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, और फिर आइसोसेइस्मल मैप्स बनाए जाते हैं। तो एपिसेंट्रल एरिया जो होगा, ये हम लोग पहले से बात करते आ रहे हैं कि एपिसेंट्रल एरिया में सबसे ज़्यादा ग्राउंड शेकिंग होगा आपका करके, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट वाइड रेंज ऑफ साइस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं, लो इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी दोनों हैं, और उसके बाद वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ हुई है वो बिल्कुल नीचे फोकस में हुई है और ऊपर एपिसेंटर पे आ रही है। तो ये आपका देखेंगे कि सेंटर में जहाँ पे अर्थक्वेक आया उसकी इंटेंसिटी 8 थी, हालांकि इसको 8 लिखा है लेकिन ये 8 इस तरह से नहीं, ये यही पैटर्न से दर्शाया जाता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे दूर गए आपके पास 7 हुई, फिर 6 हुई, और इस तरह से आपके पास ये इंटेंसिटी इसका हुआ है। तो ये एक आइसोसेइस्मल मैप्स, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये जो है ये आइसोसेइस्मल मैप बनाया गया है, ये 2001 का जो अर्थक्वेक था, 2001 का भुज का जो अर्थक्वेक था उसके बेसिस पे है करके ये वाला। ये और भी एक मैप है जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया था, और इसमें ये बताया है कि जो सेंटर में जहाँ पे अर्थक्वेक आया था उसकी इंटेंसिटी आपकी यहाँ पे करीब करीब 10 थी करके, फिर आप जा रहे हैं ऊपर तो आपके पास कम होती जा रही है, और यहाँ पे आपके पास 8 के आसपास है करके। तो ये एक जो है तो 8, 10, 9 और 8 इस तरह से कम होती जा रही, और फिर आप ये देखेंगे कि कितना बड़ा एरिया इसके चपेट में आया था। वो है आपकी करीब करीब यहाँ पे 7 की इंटेंसिटी जो है वो आपके पास यहाँ पे कवर कर रहा है। ये अहमदाबाद बैठा हुआ है आपका, ये गांधीनगर है जो गुजरात का कैपिटल है। तो काफ़ी दूर तक ये इसकी सेइस्मिक शेकिंग का जो असर था वो देखा गया, हालांकि इससे भी दूर देखा गया था कुछ, लेकिन वहाँ पे कम था शेकिंग। तो जैसे आप एपिसेंटर से दूर जाएंगे आपकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी करके। और ये इसी तरह से है जिस तरह से अगर आप मान लीजिए कि आप एक लैंप जला हुआ है या बल्ब जला हुआ है, उसकी लाइट की इंटेंसिटी आप जहाँ हैं वहाँ पे ज़्यादा है, जैसे जैसे दूर जाएंगे वो आप अंधेरे में चले जाएंगे, तो उसका जो फ्लक्स है वो आपका ल्यूमिनेशन का आपका धीरे धीरे कम हो रहा है। इसी तरह से अर्थक्वेक की इंटेंसिटी भी जो है वो जहाँ पे भूकंप होगा, जहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हुई होगी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा शेकिंग होगी और वहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान भी होगा, और धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम होगी करके। ये 2005 का है, 2005 का जो मुजफ्फराबाद अर्थक्वेक था उसकी इंटेंसिटी। और ये हमने देखा है हम लोग, जो इसका सबसे एंड पॉइंट था, वहाँ पे आगे एक कोई लेक्चर होगा उसमें हम बात भी करेंगे इसकी, अगर वो इसके दायरे में आएगा तो। लेकिन ये हम बता दें यहाँ पे कि हमने जो एंड पॉइंट था इसका, एंड पॉइंट इन द सेंस कि कितना दूर तक इसका इफ़ेक्ट हुआ, तो इसको हमने देखा था कि ये आपका जम्मू जो है हमारा एरिया है वहाँ तक इसका असर देखा गया था करके। जम्मू करीब करीब जो एपिसेंट्रल एरिया से 250 किलोमीटर दूर की दूरी पे है, वहाँ तक ये इसका असर देखा गया था करके। हालांकि ये देखें आप, तो यहाँ पे आपका ये आ रहा है, ये जम्मू है आपका यहाँ पे, तो ये जम्मू में भी काफ़ी तगड़ी इंटेंसिटी थी आपकी, ऑलमोस्ट 6 की इंटेंसिटी थी, और धीरे धीरे फिर ये 4 की और हुई है करके। तो ये भी 7.6 का मैग्नीट्यूड था यहाँ पे, तो 2005 का बात है करके। अब मैग्नीट्यूड स्केल जो है, several magnitude scales are widely used and each is based on measuring of a specific type of seismic wave in specified frequency range। ये एक बात जो है वो ज़रूरी है कि एक फ्रीक्वेंसी रेंज में उसको मेजर किया जाता है विद अ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो सभी फ्रीक्वेंसीज़ को नहीं रीड कर पाते हैं या कैप्चर कर पाते हैं। तो वो डिपेंड भी करता है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो कितने सेंसिटिव हैं। तो उसके बेसिस पे काफ़ी मॉडिफिकेशन किया गया जब ये समझ में आया कि भाई ये फ्रीक्वेंसी जो थी इसको तो ये इंस्ट्रूमेंट पकड़ ही नहीं पाया, तो वो हम लोग या तो वो अर्थक्वेक्स को ओवर एस्टिमेट कर लें या तो अंडर एस्टिमेट कर लें करके। तो वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए
स्केल्स को बदला गया और नई स्केल्स आई जब करके। तो जैसे मैंने कहा था कि जो पहली स्केल आई थी वो थी आपकी रिक्टर मैग्नीट्यूड की स्केल थी, और उसको हम लोग कहते हैं लोकल मैग्नीट्यूड ऑल्सो, और वो ml से बताया जाता है करके। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे इसको मेजर किया जाता है, ये अगर आपका अर्थक्वेक किसी भी एरिया में है और वो इंस्ट्रूमेंट अगर बैठा है आपका, कह लें कि आपके पास जो है वो 100 किलोमीटर के रेडियस में है, तो वो जो है वो आपका 100 किलोमीटर के रेडियस का जो भी एरिया होगा उसमें अगर अर्थक्वेक हुआ है तो उसको बहुत अच्छी तरीके से ये मेजर करेगा। उसके बाद ये देखा गया कि भाई आपका जो है वो सरफेस वेव मैग्नीट्यूड को लेके भी एक स्केल बनाई गई, क्योंकि सरफेस वेव मैग्नीट्यूड जो सरफेस वेव है वो बाद में आती हैं ज़्यादातर, तो उसको भी लेके एक स्केल बनाई गई। और फिर बाद में ये देखा गया कि हम लोग बॉडी वेव्स को भी लेके हम लोग बना सकते हैं करके एक मैग्नीट्यूड। और फाइनली जो है एक स्केल निकल के आई जिसको कहते हैं मोमेंट मैग्नीट्यूड। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं आगे। ये अभी वाइडली यूज़ किया जाता है, ये स्केल जो है मोमेंट मैग्नीट्यूड का जो है। तो सेस्मोलॉजी इज डेवलप डिफरेंट मेथड्स टू रिकॉर्ड द साइज ऑफ द अर्थक्वेक, क्योंकि मैग्नीट्यूड में हम लोग साइज़, अर्थक्वेक की साइज़ की बात करते हैं कि कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई और कितने एरिया को उसने अफेक्ट किया करके। तो एक है आपका बेस्ड ऑन बॉडी वेव है आपके पास, विच ट्रैवल डीप विद इन द अर्थ स्ट्रक्चर, नीचे चलता है, लेकिन दूसरा जो सरफेस वेव है प्राइमरली जो है अलोंग द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द क्रस्ट में रहता है, वो ज़्यादा डीप में ट्रैवल नहीं करता है। तो ये दो जो साइस्मिक वेव्स हैं, कैटेगरीज हैं, उनको लेके कुछ स्केल का आगे आविष्कार हुआ करके। तो ये मैंने बताया था, ये वाला पार्ट जो था कि हम लोग इसमें एम्पलीट्यूड लेते हैं और डिफरेंस लेते हैं पीएन एस वेव का अराइवल टाइम का। तो ये जो है ये इसको जो है चार्ल्स विक्टर ने ये स्केल को बनाया था, और ये 1935 का था, जिसको लोकल मैग्नीट्यूड स्केल कहा गया। और ये इंस्ट्रूमेंट है इसका वुड एंडरसन टॉर्शनल सेस्मोग्राफ, जो कि आपका एक बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो लोकल एरिया में जो 100 किलोमीटर्स का एरिया है उसमें अगर देखें तो ज़्यादातर ये बहुत अच्छे से काम करता है करके। तो ये एक टेबल टॉप इंस्ट्रूमेंट है, इसको लगाने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती है कि आपको एक बेस बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर आपका उसको बिठाया जाएगा, टेबल पे रख के आप इसको लगा के चला सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये जो लार्ज मैग्नीट्यूड्स में जो एनर्जी रिलीज़ होती है ये उसको अच्छे से नहीं कैच कर पाता है और नहीं मेजर कर पाता है। और दूसरा एक था कि आपका जो फार डिस्टेंस जो हैं, जो काफ़ी दूरी पे अर्थक्वेक हुआ है, उसको भी ये अच्छे से मेजर नहीं कर पाता है और लार्ज मैग्नीट्यूड को ये अच्छे से दर्शा नहीं पाता है करके। सो इट गिव्स एक्यूरेट एनर्जी रिलीज्ड बाय एन अर्थक्वेक अप टू 6.5। तो ये 6.5 से बड़ा अगर अर्थक्वेक आ गया तो ये अच्छे से उसको मेजर नहीं करता है, उससे अंडर साइज करता है। लेकिन ये देखा गया है कि लोकली अगर मान लो कि जैसे मैंने कहा कि 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर का एरिया, ज़्यादातर 100 किलोमीटर का एरिया में बहुत ही सटीक काम करता है, तो यहाँ पे लोकली इसको 8 मैग्नीट्यूड को भी इसने मेजर किया है। लेकिन ये उससे दूर होगा तो ये फिर मुश्किल होगा। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड अर्थक्वेक जो था वॉज अलास्कन अर्थक्वेक 1964 का था, जिसका मैग्नीट्यूड 8.6 था। तो उस एरिया में ये इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे तो इसको अच्छे से इसने मेजर कर पाया था ये करके। लेकिन फिर भी ये देखा गया कि इसमें कमी है, और जो कमियों को देखते हुए कि ये जो लॉन्ग ड्यूरेशन रहता है, बिकॉज मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो आपका ड्यूरेशन भी ज़्यादा होगा उसका साइस्मिक शेकिंग का, उसको ये अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता, उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, तो इसमें बदलाव की ज़रूरत है करके। सो रिक्टर मैग्नीट्यूड ज़्यादातर ये इस तरह से दिया है, जो कि हम लोग नंबर्स में देते हैं कि आपका 8 मतलब दो भी मैग्नीट्यूड होता है, जो कि हम लोग माइक्रो अर्थक्वेक्स कहते हैं जिसको, ये 2 मैग्नीट्यूड से 2 to 3.5 को, ठीक है। और ये इसी तरह से जिस तरह से आपकी इंटेंसिटी स्केल थी वो भी आपका यहाँ पे एक
दिया गया कि कंपैरिजन है। तो अगर 8 ये 7 मैग्नीट्यूड का ले लें हम लोग तो ये मेजर अर्थक्वेक की कैटेगरी में चला जाता है, और ग्रेटर देन 8 या 8 तक है तो आपका ग्रेट अर्थक्वेक्स ही ज़्यादातर जो है ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी डैमेज करता है और हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अक्रॉस दैट। ओके, तो ये हमारे यहाँ पे अगर मान लो कि ये भी आ गया तो काफ़ी है, क्योंकि ये काफ़ी बड़े एरिया को आपको डैमेज करेगा। अब आते हैं कि मॉडिफाइड मरकाली इंटेंसिटी स्केल, ये थोड़ा कंपैरिजन दे रखा है यहाँ पे, जो कि मैं इस पे ऑलरेडी हम लोग कुछ चर्चा कर चुके हैं। तो इसको आप जब देख सकते हैं कि इसकी कैटेगरी में क्या है, मतलब कंपैरिजन मॉडिफाइड मरकाली स्केल और रिक्टर मैग्नीट्यूड में कैसे कंपैरिजन किया गया है करके। ये आपका सेस्मोग्राफ है, ये यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का है, जहाँ पे कंटिन्यूसली मॉनिटर 24/7 इसको मॉनिटर किया जाता है करके। तो इसी तरह से हमारे देश में भी अभी काफ़ी बढ़िया नेटवर्क है, काफ़ी जगह पे ये इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं और उस एरियाज़ में ज़्यादा लगे हैं जहाँ पे हमारे पास भूकंप की आने की संभावना ज़्यादा है। जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे इसको ज़्यादा लगाए गए हैं करके। ये ज़्यादातर रिकॉर्ड्स किया गया है। ये आपका जो हम लोग बता रहे थे कि उसमें, तो ये सेस्मोग्राम है और सेस्मोग्राफ जो है वो रिकॉर्ड करता है करके। ये एक जगह है जहाँ पे कंटिन्यूसली आपका रिकॉर्डिंग, ये अगेन यूएस का ही है, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का है। और ये एरिया जो है ये माउंट सेंट हेलेंस एक वॉल्केनो है, वहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो है। इसके वहाँ पे ऑब्जर्वेटरी है जो कि कंटिन्यूसली आपकी अगर मैग्मा मूव कर रहा है तो वो अर्थक्वेक ट्रिगर करेगा, और इसी तरह से उसको भी यहाँ पे दर्शाया गया है करके ऑब्जर्वेटरी में। अब लिमिटेशंस जो बात हुई कि रिक्टर स्केल का जो था कि तो न्यू स्केल्स टू मेजर लार्ज अर्थक्वेक और डिस्टेंस क्वेक्स। ओके, टेलीसाइस्मिक वेव्स, यानी फार जो अब ये कौन सी वाली वेव्स ट्रैवल करेगी फार, जो हमने कहा था कि लो इंटेंसिटी लो फ्रिक्वेंसी की जो है वेव्स हैं वो लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो उसको कैप्चर करने के लिए रिक्टर स्केल जो है वो उसकी क्षमता नहीं थी, तो फिर ये इसको आगे डेवलप किया गया, जिसमें हम लोग कहते हैं कि एमएस स्केल जो है सरफेस वेव मैग्नीट्यूड। और ये बात हम पहले से करते आ रहे हैं कि एक होता है जो आपका हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं उसका एट्यूनेशन जल्दी हो जाता है, लेकिन जो लो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं, सरफेस वेव्स हैं, वो काफ़ी डिस्टेंस तक ट्रैवल करती है। तो ये ज़्यादा ट्रैवल करने की वजह से इसको किसी भी हिस्से में इस धरती पे कहीं पे भी भूकंप हुआ है उसको नापा जा सकता है करके। उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगेन हम लोग अराइवल टाइम जो देखते हैं दोनों वेव्स का। और दूसरा एक आया एमबी वेव्स आया, बॉडी वेव मैग्नीट्यूड था। अब इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थे एमएस और एमबी में। तो सरफेस वेव मैग्नीट्यूड जो था उसका स्केल देखा गया है कि वो ज़्यादातर जो है वो 7.2 7.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, उसके ऊपर का जो है उसमें वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो अंडर एस्टिमेट करता है। बॉडी वेव का भी इस तरह था कि ये 6 मैग्नीट्यूड का भूकंप तक ये अच्छे से करेगा इसका। तो इसमें फिर देखा गया कि भाई ऐसा करें कि इसमें जो टोटल एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसको कैसे नापा जाए करके। तो उसमें कंसिडर किया था कि भाई सरफेस रप्चर कितना हो रहा है आपका, और जो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितनी लेंथ तक गया है करके। तो रप्चर और डिस्प्लेसमेंट और एरिया पूरा इसको देखा गया कि उसमें अगर हम लोग अच्छे से, तो आपके पास जो नेटवर्क होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए ताकि ये आपका करे। तो ये एक साइंटिस्ट थे अकी, इन्होंने एक सजेस्ट किया नया स्केल जो था वो साइस्मिक मोमेंट। ओके, ये 1966 में इन्होंने किया। तो इन्होंने बताया कि एनर्जी रिलीज्ड और रेडिएटेड फ्रॉम द एंटायर फॉल्ट इज मेजर्ड रेदर दैन ऑफ एज्यूम पॉइंट, सोर्स पॉइंट। मतलब हम लोग ये कहें कि सिर्फ एक फोकस से ही जितनी एनर्जी रिलीज हुई उसी को मेजर कर पाएँ, तो उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, सारी एरिया से कितनी एनर्जी रिलीज हुई, जैसे पूरे रप्चर से कितना हुआ करके। तो अगर हम लोग साइस्मिक मूवमेंट की बात करते हैं तो वो दिया गया है आपका एमओ, जो कि ये है, और इसमें आपके पास ये म्यू है। तो ये है आपका जो है शेयर मॉड्यूलस है आपके पास, और ये सेम ही है एक्चुअली, तो म्यू है ये वाला। तो
तो ये आपका शेयर मॉड्यूलस है और ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है आपका, और ये क्रस्ट का इसको लेते हैं करके इसके कंसिडर करते हैं। यू डैश जो है वो आपका द अमाउंट ऑफ स्लिप अलोंग द फॉल्ट, कितना स्लिप किया फॉल्ट ने, ये तो नीचे गया या तो ऊपर आया या तो साइड बाय साइड मूव किया, कितना किया इसने स्लिप। फिर आता है आपका सरफेस एरिया दैट रप्चर्ड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, तो इसकी आपने लेंथ ले ली और इसकी आपने डेप्थ ले ली जो आपका, तो इसके बेसिस पे एक फार्मूला निकाला जो कि हम लोग कहते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला था। और ये लेटर ऑन जो है इसको पहले अकी ने इसको दिया और उसके बाद कानामुरी जो हैं ये जापानीज साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसको बताया कि लेटर मोर रिफाइंड स्केल वाज प्रपोज्ड, तो वो साइस्मिक मोमेंट था MO, और ये अभी जो आ रहा है वो है आपका मोमेंट मैग्नीट्यूड का है। सो लेटर मोर रिफाइंड स्केल वाज प्रपोज्ड बाय हीरो कानामुरी रिलेटेड टू साइस्मिक मोमेंट नोन एज मोमेंट मैग्नीट्यूड, और उसको ये उससे दर्शाया जाता है MW से करके, विच केम आउट विद एन एम्पेरिकल रिलेशन जो कि यहाँ पे दिया गया है करके आपके पास। तो अगर आपके पास साइस्मिक मोमेंट है तो आप इसका मैग्नीट्यूड तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं करके। तो मोमेंट मैग्नीट्यूड जो है इज नाउ यूज्ड वर्ल्ड वाइड फॉर मेजरिंग मॉडरेट टू लार्ज अर्थक्वेक्स। तो ये जितना भी हिस्सा था, क्योंकि साइस्मिक मोमेंट में हम सारा पूरा एरिया ले रहे हैं, सारा एरिया ले रहे हैं करके, तो इसीलिए ये वाली स्केल अभी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। और जो मैग्नीट्यूड निकल के आता है, इवन जैसे मैंने कहा कि चंद सेकेंड्स में और मतलब हो सकता है 1 या 2 मिनट में इसको पूरा कैलकुलेट करके आपका कंप्यूटर इसको आपको दे देगा और कहाँ पे लोकेशन है वो भी सटीक बताएगा करके। हालांकि फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो रिवाइज़ किया जाता है, लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि अब लोकेशन में इतनी झंझट नहीं होती है, हमको लोकेशन जल्दी से पता लगता है और मैग्नीट्यूड भी बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं। जो आया हो वो हमारा लास्ट जो है वो है आपका मोमेंट मैग्नीट्यूड, तो इसको याद रखिएगा करके। तो साइस्मिक मोमेंट से आपका मोमेंट मैग्नीट्यूड मिला। ML जो है आपका रिक्टर स्केल पे है मैग्नीट्यूड, जो कि लोकल अच्छा काम करता है, लेकिन बाद में जो है MS आया, MB आया, बॉडी वेव सरफेस वेव का बेसिस पे था, वो भी इतना सक्रिय नहीं था, इतना काम नहीं कर पाया करके, उससे लिमिटेशंस थी। उसके बाद जो है MO को लेके फिर एक बनाया गया MW, दैट वाज योर मोमेंट मैग्नीट्यूड। अब ये बात जो है, ये बात मैं बहुत बार की है मैंने, लेकिन अब इस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है वो हम लोग क्या देखते हैं, जैसे साइज ऑफ द अर्थक्वेक है। अब इफ द मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस बाय 1, यानी हम 1 से 2 में जा रहे हैं करके, तो क्या होता है जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो करीब करीब जो है आपकी 32 टाइम्स, 31 से 32 टाइम्स जो है लार्जर है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपका जो है एक मैग्नीट्यूड जो है वो और 2 मैग्नीट्यूड में ज़्यादा अंतर नहीं होगा, नहीं, बहुत अंतर होगा करके इसमें। तो ये बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं करके। तो इफ़ इट इंक्रीजेज बाय 2 देन द एनर्जी रिलीज, मतलब 1 से 2 में जाओगे तो आपके पास जो एनर्जी रिलीज होगी वो इतनी हो जाएगी, और आगे भी इस तरह से आप देखेंगे करके। तो जैसे ये बताया गया कि फैक्टर जो है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, वो 31 से 32 का है करके, तो एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें रिलीज़ होती है करके। तो हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था उसकी कितना एनर्जी थी मतलब करके, तो वो लें तो करीब करीब जो है वो आपकी 5.5 मैग्नीट्यूड की थी जिसने इतना नुकसान किया। तो आप सोच सकते हैं कि जो 7 मैग्नीट्यूड और इसकी बात करते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे ऐसे जोन्स हैं जो कि इससे ज़्यादा भी भूकंप कर सकते हैं। 9.3 का तो है ही हमारे पास यहाँ पे, और 7.5 तो बहुत ही कॉमन अर्थक्वेक्स हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे पास एनर्जी कितनी रिलीज़ हुई है, जबकि 5.5 मैग्नीट्यूड का हिरोशिमा एटॉमिक बम का ले सकते हैं हम करके। So both the magnitude and seismic moment are related to the amount of energy that is radiated by an earthquake. Richter, working with Gutenberg, developed a relation between the magnitude and the energy. और उन्होंने एक इक्वेशन दिया था जिसमें हम लोग जो है
कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई है उसको कैलकुलेट आप कर सकते हैं करके, अगर आपके पास मैग्नीट्यूड है तो ये रिलेशन से आप जो है मैग्नीट्यूड एनर्जी कितनी रिलीज़ होगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी एक काम इससे हो सकता है, वो ये वाला चित्र हमने ऑलरेडी बता दिया है आपको कि जो हमारा यहाँ पे जो है हमारे पास 2004 का भी है यहाँ पे भूकंप करके, ये वाला सुमात्रा वाला करके। तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है आपकी रिलीज़ होगी इस तरह के बड़े भूकंपों में करके। अब जो बात आ रही है कि हम लोग अगर देखें कि अगर वो हमारे पास है स्लाइड तो हम बात करेंगे उस पर, लेकिन अब इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एक होता है आपका जो फॉल्ट पे कितना स्लिप हुआ, और दूसरा कितना एरिया फ्रैक्चर किया या तो रप्चर किया, उसको कितना बड़ा एरिया जो है वो रप्चर किया। तो ये अगेन लॉग स्केल है और आपका जिसमें मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट लिया गया है। और इसमें जो ये वाला है इसमें डिस्प्लेसमेंट दिखाया है कि भाई आपका अगर मान लीजिए कि 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है और 7 मैग्नीट्यूड का है तो क्या होगा, और डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्टिंग्स हैं। ये जैसे मैंने बताया है आपको, जो हम लोग फोकल प्लेन मैकेनिज्म की बात कर रहे थे तब कि एक स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट होता है जिसमें शेयरिंग होती है, नॉर्मल फॉल्ट में एरिया नीचे जाता है, रिवर्स फॉल्ट में ऊपर आता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्टिंग में आपका रप्चर क्या होगा, तो ये डिफरेंट कलर्स की जो लाइन है उससे इसको दर्शाया गया है करके। तो जो रेड कलर की है आपका, मान लो कि अगर 7.5 का मैग्नीट्यूड है तो वो करीब करीब 10 मीटर जो है फॉल्ट पे स्लिप होगा। फॉल्ट पे स्लिप होगा मतलब जो अगर सेक्शन हम लोग लेते हैं, तो अगर रिवर्स फॉल्ट का लेते हैं तो ये जो है ये स्लिप है आपका। तो ये 2 लेयर्स ले लें हम लोग करके, तो ये अमाउंट ऑफ स्लिप है आपका, ये कितना हुआ ये स्लिप इसके बीच में, तो ये स्लिप होगा आपका। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्राइक स्लिप में 7.5 का जो है वो मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है तो करीब करीब 10 मीटर होगा। इसी तरह से आपका जो नॉर्मल फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट में दिखाया है। अब थोड़ा ये वाली बात करते हैं सरफेस रप्चर की कि कितना लंबा जो है वो क्रैक बनेगा आपका, या तो डिस्प्लेसमेंट एक तो हो गया और दूसरा कितना एरिया वो कवर करेगा। तो आप ये देखें कि 7.5 का अगर अर्थक्वेक आ रहा है आपके पास तो करीब करीब 160 किलोमीटर ये रप्चर कर सकता है करके। और जो चिली का अर्थक्वेक था वो ये था आपका, जो मैंने कहा कि अभी तक का जो नापा गया है वो 9.5 का है, मैग्नीट्यूड का है। तो ये वाला जो था आपका 9.5 का था, और इसने कितना किया था एरिया, करीब करीब जो है 1000 किलोमीटर का किया था। हालांकि इससे ज़्यादा हुआ है हमारा, करीब करीब नहीं तो हम लोग कह सकते हैं कि 1300 किलोमीटर का था, वो इससे कम मैग्नीट्यूड था तो भी हुआ है करके। लेकिन अभी अगर मान लो कि यही लेके चलते हैं तो क्या होगा, अभी तक का तो यही नापा गया है, लेकिन अगर मान लो कि आपके पास कोई ऐसा भूकंप आ जाता है जिसमें 10 मैग्नीट्यूड आता है करके, तो 10 मैग्नीट्यूड में कितना रप्चर करेगा आपका। सो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो है थियोरेटिकली हम लोग अगर सोचें इसको, तो अगर ये स्केल जो हमारा है इसके बेसिस पे हम लोग देखें, एम्पेरिकल रिलेशन से बना है जो कि, तो इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो क्या होगा करके, ये पूरा एरिया जो है आपका ये करीब करीब नहीं तो सरकमफरेंस ऑफ द अर्थ इतने को रप्चर करेगा ये। तो बहुत बड़ी बात है इसमें अगर ये देखें तो करके। तो एक तो ये हो गया स्लिप और रप्चर की बात है। तो ये जो तो 1300 किलोमीटर जो मैं कह रहा हूँ ये हमारा 2004 का अंडमान एंड निकोबार अर्थक्वेक में देखा गया करके। हालांकि इसका जो एडिशन ज़्यादा हुआ है 1300 किलोमीटर जो देखा गया वो इसलिए था क्योंकि कुछ पोर्शंस थे जो फॉल्ट के और कुछ एरियाज थे वो ऑलरेडी उसमें एनर्जी थी, वो दबाव में थे, और वो ट्रिगरिंग स्ट्रेस वाला जो प्रोसेस है उसके वजह से ये हुआ करके। अब बाय नंबर्स आप अगर देखें इसको तो एनर्जी ऑफ डिफरेंट अर्थक्वेक्स, टू कंपेयर एनर्जी बिटवीन डिफरेंट अर्थक्वेक्स, a Richter magnitude difference of 0.2 is 2 times of energy, 0.4 is 4 times of energy। और आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है
ये अगर 4 है तो आपके पास क्या एनर्जी हो रहा है करके। तो ये चीज़ें जो हैं कि अगर एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, तो ईच होल नंबर इंक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड कॉरस्पॉन्ड्स टू अप्रॉक्सीमेटली 32 टाइम्स। ये हम लोग बात कर रहे थे अभी। अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोग उदाहरण लेते हैं कि अगर 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है तो 32 मैग्नीट्यूड्स, मतलब अगर एक 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक एक, उसमें जितनी एनर्जी रिलीज होगी तो 6 मैग्नीट्यूड की कितने अर्थक्वेक्स चाहिए होंगे हमको? 32 अर्थक्वेक्स चाहिए। सो 32 magnitude 6 earthquakes would be necessary to equal the total release of 1 magnitude 7 earthquake। तो एक 7 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक की एनर्जी जो सफाइस करनी होगी तो हमको 32 6 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक चाहिए होंगे। तो अब जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं, कुछ लोग न्यूज़ में भी आ जाता है कि भाई 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हो गया तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो गई। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होगी। जिस तरह से हमने पहले बात की थी कि जिस फॉल्ट पे एनर्जी रिलीज़ हुई वहाँ पे आने की संभावना कम, क्योंकि एनर्जी डेवलप और एक्यूमुलेट होना चाहिए। लेकिन ये देखिए कि अगर वो एरिया में क्षमता जो है वो 7 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक की है, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि भाई 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ गया तो वो एनर्जी नहीं, 32 ऐसे अर्थक्वेक आएंगे तब जाके उसकी क्षमता खत्म होगी करके, जो उसकी एनर्जी स्टोर्ड है वो खत्म होगा करके। तो ये चीज़ें जो हैं इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे करके। और ये एक हम अपने जो टीएज़ हैं उनसे भी कहेंगे कि आपको एक एक्सरसाइज दी जाए इस पे, जिसमें आप इसकी बात करेंगे। मान लीजिए कि 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है तो 7 कितने मैग्नीट्यूड के साथ कितने अर्थक्वेक चाहिए होंगे, तो ये वाला भी बात है। एंड मोर देन 1000 अर्थक्वेक्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 वुड रिलीज एनर्जी इक्वल टू सिंगल अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 8। 1000 6 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक चाहिए होंगे करके आपको। यहाँ पे जब 6 से 7 में जा रहे हैं तो 7 अगर मैग्नीट्यूड को सफाइस करना है तो 32 6 मैग्नीट्यूड की चाहिए। लेकिन अगर 8 का ले लें तो हम लोग को 1000 6 मैग्नीट्यूड के भूकंप चाहिए। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ द हैज़ार्ड असेसमेंट ऑल्सो करके। अब आते हैं ग्राउंड एक्सेलरेशन, जो पहले से हम लोग बात कर रहे थे कि भाई साइस्मिक वेव्स डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की होती है, और ये जो है वो इसकी जो वे ऑफ प्रोपोगेशन है या मोशन है वो कंप्रेशनल है, फिर अप डाउन करता है, फिर परपेंडिकुलर है, या तो फिर साइड बाय साइड भी मूव करता है, एलिप्टिकल भी मूव करता है। तो एक्सेलरेशन इज नॉर्मली डेजिग्नेटेड एज सम पोर्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि 1g से हम लोग बात करते हैं करके ना, इज एक्सेलरेटेड फील्ड बाय फ्री फॉलिंग बॉडीज। मोस्ट अर्थक्वेक एक्सेलरेशंस आर लेस देन 1g. A few are more, and increasing in magnitude above 6. In increasing magnitude above 6 does not cause much stronger shaking, rather it increase the area and total time of shaking। ठीक है, तो जैसे आप कहते हैं कि earthquake of 5 है, generally lasts for 2 to 5 seconds, those of 7 from 20 to 30 सेकेंड, एंड दोज ऑफ 8 ऑलमोस्ट 50 सेकेंड। तो ड्यूरेशन बढ़ाता है करके। ये बात हमने जब बात कर रहे थे बिल्डिंग्स और उसकी, तब भी हमने बात की थी कि ड्यूरेशन बढ़ाता है करके आपका। ये आप देखेंगे कि 1906 का जो अर्थक्वेक था, ये सैन फ्रांसिस्को अर्थक्वेक 7.9 मैग्नीट्यूड का था। इसमें पूरा जो है एक मूर्ति थी वो पूरा टॉपल करके नीचे गिरी है करके उसको। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग देखें। तो ग्राउंड एक्सेलरेशन जो है, अगर मैग्नीट्यूड 6 अर्थक्वेक है, शेकिंग लास्ट फॉर ओनली फॉर 10 to 15 सेकेंड्स, प्रोवाइड्स ओनली ए शॉर्ट टाइम ऑफ इवैक्यूएशन। तो बहुत कम टाइम रहता है इसमें। 7 मैग्नीट्यूड का है, ज़्यादा होता है, टाइम बढ़ जाएगा करके। सो प्रोवाइड मोर टाइम, बट इवैक्यूएशन इज हार्डन
to do with the acceleration approaching 1. समय तो ज़्यादा है आपके पास, लेकिन शेकिंग इतना ज़्यादा है कि आप उसको करने में मुश्किल होता है. लॉन्गर शेकिंग लास्ट द मोर डैमेज अकर्स. जितना ज़्यादा शेकिंग लास्ट करेगा उतना ज़्यादा डैमेज होगा. तो कभी कभी ये भी देखा गया है कि अगर ड्यूरेशन आपका शेकिंग स्ट्रॉन्ग तो नहीं था, लेकिन उस एरिया में क्योंकि उसकी जो सबसर्फेस लिथोलॉजी थी वो थी करके, लेकिन आपका ड्यूरेशन अगर ज़्यादा है तो उसमें डैमेज ज़्यादा होता है. स्ट्रक्चर वीकन or cracked in first few seconds of an earthquake are commonly destroyed with continuous shaking. तो जो पहले झटके में जो कुछ दरारें आई घरों में, तो अगर वो ज़्यादातर आप हिलाते रहोगे तो वो गिरेगा मकान फिर करके, तो ज़्यादा ये होता है. अब आगे भी एक चीज़ है कि बिकॉज देर इज़ ऑलमोस्ट नो टाइम टू इवैक्यूएट एंड बिकॉज रनिंग आउटसाइड कैन रिजल्ट इन डेथ by falling debris, it is generally best to duck under a sturdy desk. ये एक बताया गया जो हम लोग के यहाँ पे earthquake tips में भी बताते हैं कि क्या करना चाहिए आपको. तो भागने से ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी एक मजबूत जगह पे आप अपने आप को वो कर लें, लकड़ी का जो है या तो कुछ है उसके नीचे आप बैठ जाएं ताकि आप उस अपने आप को बचा पाएँ फॉलिंग ऑब्जेक्ट से. So one of the effect of earthquake 1964 का निगाटा का था, और इज़मित ये आपका टर्की का earthquake है. इज़मित 7.6 दोनों का मैग्नीट्यूड था. तो आप ये देखेंगे कि एक में the strong buildings in Nakata, Japan remained intact during 1964 earthquake but fell over when the sediments below them liquefied. ये प्रोसेस पे हम लोग आएंगे, मैं बार बार इसको कह रहा हूँ कि लिक्विफैक्शन जो है उस पे हम लोग आएंगे. तो ये एक आपका ये बताया कि कुछ बिल्डिंग्स तो जो थी वो इंटैक्ट रही, लेकिन कुछ बिल्डिंग्स बिल्कुल आपकी टॉपल हो गई करके, मतलब गिरी, इंक्लाइंड हो गई बिकॉज ऑफ लिक्विफैक्शन, जो कि आपका सो लिक्विफैक्शन ऑफ द फाउंडेशन अंडर द लेफ्ट साइड ऑफ दिस बिल्डिंग ड्यूरिंग ये है आपका 1999 इज़मित अर्थक्वेक का है इन टर्की, कॉज सेटलिंग. तो ये वाला जो एरिया है ये नीचे गया, इसकी वजह से ये बिल्डिंग गई. ये भी इंटैक्ट रहा लेकिन लिक्विफैक्शन की वजह से आपका प्रॉब्लम हुआ. तो ये प्रोसेस है एक सेकेंडरी प्रोसेस जो कि लिक्विफैक्शन का है. ये पूरा एक चार्ट हमने बनाया है और इसमें आप देखेंगे कि ये टेबल में पूरी आपका यहाँ पे हम लोग ने ग्राउंड एक्सेलरेशन की बात की है करके, और उसके बाद ये कंपैरिजन दिया है, इंटेंसिटी वैल्यू का डिस्क्रिप्शन है, उसको कंपेयर किया गया है कि क्या होगा करके. तो आप अगर ये देखते हैं कि 0.1 G से 0.15 G जो है वो क्या है आपका इंटेंसिटी जो है वो करीब करीब आपकी 7 के आसपास पहुंच गई है करके यहाँ पे. तो हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन ये वाले में आपका थोड़ा सा ये डैमेज होना लाजमी है कि आपके पास. और आप अगर देखें कि डैमेज जो है वो 7 इंटेंसिटी का है, जो कि मैग्नीट्यूड करीब करीब रहेगा आपका ग्रेटर देन 6. तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो अभी भी आपका 0.25 to 0.3 G है. लेकिन अगर 7 से 7.5 का है आपका अर्थक्वेक, तो इंटेंसिटी जो एक्सेलरेशन है वो आपका करीब करीब 0.5 G से 0.55 G है, मतलब 6 के आसपास है. और 10 में है आपका 0.6 G, तो 1 G तो अभी बात ही नहीं हो रही है करके. तो 1 G जब होगा आपका क्या होगा, तो मोर देन 1 G जब होगा आपके पास ये आपका 11 to 12 की इंटेंसिटी होगी. ये आपका अगर 1 G हो गया तो आपका ये डैमेज मिलेगा करके. तो इसी के साथ हम लोग यहीं रुकते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्टिव फॉल्ट्स पे बात करेंगे और फिर उससे क्या हैज़ार्ड है, उससे कैसे बचा जा सकता है, उसकी मैपिंग क्यों ज़रूरी है हमारे देश में, इसके बारे में बात करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. नमस्कार.